उसी को स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग का जो कैटेगरी है वो है इकोनॉमी एंड बिजनेस कैटेगरी। ठीक है, हम लोग का जो पहला कैटेगरी है वो है इकोनॉमी एंड बिजनेस कैटेगरी। देख लेते हैं पहला न्यूज कौन सा है। जो पहला न्यूज है वो है दीपक केमिकल्स को लेके। जो पहला न्यूज है वो किसको लेकर है? दीपक केमिकल्स को लेके न्यूज है कि उसने जो है पैक्ट साइन किया है। किसके साथ? गुजरात के साथ जो है पैक्ट साइन किया है। एंड ये जो पैक्ट है इसका अमाउंट कितना है? 9,000 करोड़ की जो दीपक केमिकल्स हैं ये गुजरात के साथ पैक्ट साइन किया है कि जो दीपक केमिकल्स हैं वो 9,000 करोड़ जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। ध्यान से सुनना बच्चों, दीपक केमिकल जो है 9,000 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। क्यों इन्वेस्ट करेगा? क्योंकि वहां पे जो है डिफरेंट केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो है बनाए जाएंगे। कहां पे? गुजरात में। ठीक है, तो इन डिटेल में देख लेते हैं इस न्यूज को। तो देखो, दीपक केमिकल टेक्नोलॉजी जो क्या है, होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी है किसका? दीपक नाइट्राइट का। देखो, मेन कंपनी का नाम क्या है? दीपक नाइट्राइट। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। तो मेन जो कंपनी का नाम है वो क्या है? दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट का जो होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी है नाम क्या है? दीपक केमिकल। इन्होंने जो है वेडनेसडे को जो है एक डील साइन किया है किसके साथ? गुजरात गवर्नमेंट के साथ एक डील साइन किया है। डील कितने का है? 9,000 करोड़ का। कि वो क्या करेगा? एस्टैब्लिश कुछ प्रोजेक्ट्स एस्टैब्लिश करेगा। कहां पे? गुजरात का दहेज में। कहां पे एस्टैब्लिश करेगा? गुजरात का दहेज में जो है एस्टैब्लिश करेगा। ये एमओयू में ये कहा गया है कि जो कंपनी है वो 9,000 करोड़ का जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा। एंड क्या करेगा कि वो जो है कुछ यूनिट्स जो है यहाँ पे सेटअप करेगा टू मैन्युफैक्चर केमिकल्स। तो जैसा मैंने कहा था कि जो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं वो जो है सेटअप करेंगे, उसके लिए 9,000 करोड़ जो है यहाँ पे दीपक केमिकल्स जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। कहां पे? गुजरात में इन्वेस्ट करेगा। एंड ये जो काम है ये शुरू होगा कब से? 2027 से। ठीक है, एंड ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है इससे क्या है, 1,300 जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसी जो यहाँ पे एमओयू है दीपक केमिकल्स एंड जो यहाँ पे गुजरात के साथ जो एमओयू साइन हुआ है 9,000 करोड़ का, जो कि 2027 से स्टार्ट होने वाला है, उसमें जो है 1,300 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, बात करें अगर गुजरात के बारे में तो गवर्नर का नाम याद रखना है। इसके ऊपर स्टैटिक के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। गवर्नर का नाम क्या है? आचार्य देवव्रत। सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। फॉर्मेशन कब हुआ था गुजरात का? 1 मई 1960 में। 1 मई 1960 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ऊपर। ठीक है, आईएमएफ के ऊपर है। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ यहाँ पे जो है फोरकास्ट किया है, यानी कि जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन यहाँ पे किया है। एंड वो कितना है? आईएमएफ का जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन वो कितना है? 6.5% फॉर 2024। 6.5% बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि आईएमएफ ने इंडिया का, मान लो यहाँ पे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 इंडिया का यहाँ पे जीडीपी प्रोजेक्शन आईएमएफ के द्वारा कितना है, तो डायरेक्टली जो है वहां पे वैल्यू पुट किया जाएगा। तो वहां पे जो है 6.5% हम लोग को सिलेक्ट करना है। तो ध्यान से याद रखना बच्चों, 6.5% जो है हम लोग को यहाँ पे जो है जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन देखने को मिला है इंडिया का बाय आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन डिटेल में देख लेते हैं न्यूज को। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है रिलीज्ड इट्स जनवरी 2024 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट। जो रिपोर्ट का नाम क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये जो है रिपोर्ट का नाम है। ठीक है, अंडर दिस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक उन्होंने जो है इंडिया का भी जो है यहाँ पे जीडीपी को जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है। अच्छा बच्चों, मेरे को ये बताओ कि जीडीपी क्या होता है? जीडीपी किसे कहा जाता है? जीडीपी किसे कहा जाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, मॉडरेटिंग इन्फ्लेशन, जिसमें क्या है बातचीत किसके ऊपर किया गया है कि कैसे महंगाई को कैसे हम लोग मॉडरेट करें। एंड स्टेडी ग्रोथ ओपन पाथ टू सॉफ्ट लैंडिंग। ठीक है, एंड कैसे जो है हम लोग स्टेडी ग्रोथ देखने को मिले। स्टेटिंग इंडियाज एक्सपेक्टेड जीडीपी टू ग्रो बाय 6.7% इन 2023 कि 2023 में 6.7% है। स्टेटिंग अ 40 बेसिस पॉइंट इंक्रीज फ्रॉम द 6.3% फोरकास्ट मेड इन अक्टूबर 2023। तो बोला जा रहा है कि अक्टूबर में जो आईएमएफ का प्रोजेक्शन कितना था? 6.3, उससे 40 बेसिस पॉइंट ज्यादा बढ़ा के जो है ये कितना हो गया है? 6.7%। This upward forecast is amid better than expected resilience in its domestic demand। यानी कि क्या है, हम लोगों का जो डोमेस्टिक डिमांड है, यानी कि हम लोग का जो कंजम्पशन है वो क्या है?
कम हो रहा है, बट कंजम्पशन कम हो रहा है, फिर भी जो है हम लोगों का यहाँ पे जो है जीडीपी ग्रोथ ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब देखो जो जीडीपी है ना, वो किसे कहा जाता है कि द फाइनल प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। देखो जो गुड्स एंड सर्विसेज, मान लो हमारे कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसका जो फाइनल प्राइस है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, जीडीपी। ठीक है, ओवर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसका जो यहाँ पे जो फाइनल प्राइस है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी। अब ये जीडीपी ग्रोथ का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा क्यों प्रोड्यूस होंगे, जब लोगों का डिमांड बढ़ेगा तभी तो ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा। अगर मान लो आज मेरा, मान लो अगर कुछ एक सर्टेन सेक्टर में, मान लो फूड सेक्टर में, मान लो यहाँ पे, मान लो महाराष्ट्र से बहुत ज्यादा डिमांड है, ठीक है, तो हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि कंट्री में जो फूड सेक्टर में जो है ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पे क्या है, सामान प्रोड्यूस होगा, वो जाएगा कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो क्या है कि मान लो अगर डिमांड ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली क्या है, हम लोगों को जो है गुड्स एंड सर्विसेज जो है ज्यादा प्रोड्यूस होता दिखेगा। बट कंट्री में क्या देखने को मिल रहा है कि जो कंजम्पशन है, यानी कि जो डिमांड है, जो कंजम्पशन है यानी कि जो डिमांड है, वो क्या है, कम हो रहा है। बट फिर भी क्यों यहाँ पे जो है जीडीपी बढ़ रहा है, ड्यू टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, ड्यू टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे कैपेक्स कहा जाता है। ड्यू टू कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये बढ़ रहा है, यानी कि गवर्नमेंट जो है ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो गवर्नमेंट हाईवेज बना रहे हैं, स्कूल्स बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, सामान का जरूरत पड़ेगा, एंड सामान का जरूरत पड़ेगा तो अल्टीमेटली जो है गुड्स एंड सर्विसेज जो है ज्यादा वहां पे प्रोड्यूस होंगे, तो अल्टीमेटली कंजम्पशन कम होने के बावजूद भी जो है जीडीपी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो वही बोला जा रहा है कि दिस अपवर्ड फोरकास्ट इज अमिड बेटर देन एक्सपेक्टेड, कि जितना एक्सपेक्ट किया गया था उससे बेटर है, ठीक है, एंड रेजिलियंस इन इट्स डोमेस्टिक डिमांड, ठीक है, जो डोमेस्टिक डिमांड है उसके हिसाब से जो है जितना एक्सपेक्ट किया गया था उससे बेटर है। For 2024-2025, India's GDP growth seems steady at 6.5%। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2024-25 ये जो है 2024 एंड 2025 में IMF का प्रोजेक्शन कितना है जीडीपी का, 6.5%। 2023 में कितना है, 6.7%। पहले अक्टूबर में ये प्रोजेक्शन था 6.4% का, एंड 2024-25 में जो है उसका प्रोजेक्शन है 6.5%। बच्चों ये जो वैल्यूज हैं इसको नोट डाउन कर लेना है कॉपी में, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो ग्लोबल सिनेरियो है, अब हम लोगों ने देखा इंडिया का, अब ग्लोबली हाल क्या है, अब ग्लोबली जो हाल है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे आईएमएफ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निकाला है, तो ग्लोबली क्या हाल है उसको एक बार देख लेते हैं। द आईएमएफ फोरकास्टेड ग्लोबल ग्रोथ ऑफ 3.1% इन 2023, कि 2023 में 3.1% ग्लोबली ग्रोथ जो है देखने को मिल रहा है, एंड इंडिया का कितना है, 6.7% है, ठीक है, 3.1% के रेस्पेक्ट में इंडिया का है 6.7%, एंड 2024, and it also changes the global growth to 3.2% in 2025। उनका ये प्रोजेक्शन है कि 2025 में जो है ये ग्लोबल ग्रोथ जो है 3.1% से बढ़ के 3.2% हमें देखने को मिलेगा, जहां पे आईएमएफ का इंडिया का प्रोजेक्शन कितना है 2025 का 6.5%। 6.5%। The historical average of 2000 to 2019, यानी कि 2000 से 2019 तक का जो एवरेज जो जीडीपी है वो कितना था, 3.8% था, एंड उससे जो है कम देखने को मिला है 2023, एंड यहाँ पे जो है 2025 में जो प्रोजेक्शन है उसमें जो है कम देखने को मिल रहा है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, एक तो रीजन है तुम्हारा कोविड-19 पैंडेमिक, एक तो रीजन है तुम्हारा कोविड-19 पैंडेमिक, उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर, उसके बाद जो है जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो है, देन इजराइल पैलेस्टीन वॉर है, फिर जो अभी जो है मिडिल ईस्ट में जो अभी चल रहा है, ठीक है, रेड सी के आसपास, तो जो इश्यूज चल रहे हैं उसके वजह से जो है ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है। तो ग्लोबली जो है सिनेरियो जो है बहुत ही खराब है, बट इंडिया का जो है यहाँ पे सिनेरियो अच्छा हमें दिख रहा है। इफ इट फोरकास्टेड ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ ऑफ 3.3%, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आईएमएफ ने ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ का फोरकास्ट किया है 2024 में 3.3% देखने को मिलेगा, 3.6% 2025 में, एंड दैट इज वेल बिलो द हिस्टोरिकल एवरेज ऑफ 4.9%। तो जो ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ है उसमें भी जो है कमी देखने को मिला है, तो 2024 में 3.3%, 2025 में
3.6% का। ये हर एक वैल्यू को जो है अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है बच्चों। दिस इज अमिड सम 3000 ट्रेड रेस्ट्रिक्शन दैट वेयर इम्पोज्ड इन 2023। तो बोला जा रहा है कि ये ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस के बाद जो है इतना जो है हम लोगों को ट्रेड ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हर एक पॉइंट जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है, कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लेना है। द ग्लोबल हेडलाइन इन्फ्लेशन, जो ग्लोबल जो ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, is expected to from an estimated 6.8% in 2023। तो बोला जा रहा है कि वो क्या है, 2023 में 6.8% हमें देखने को मिलेगा टू 5.8% इन 2024। तो बोला जा रहा है कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो 2023 में कितना 6.8% एंड वो कम होता हुआ हमें दिखेगा कब, 2024 में 5.8%। एंड ये बोला जा रहा है कि 2025 तक जो इन्फ्लेशन है वो 4.4% तक जो है कम होता हुआ हमें यहाँ पे दिखेगा। उसके साथ साथ एवरेज ऑयल प्राइसेस विल ड्रॉप 2.3% इन 2024। उसके साथ ये बोला जा रहा है कि जो एवरेज जो ऑयल प्राइसेस है वो जो है ड्रॉप होता हुआ हमें दिखेगा अंटिल 2.3%। ठीक है, 2024 में। एंड ग्रोथ इन एशिया रीजन इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन फ्रॉम एन एस्टिमेटेड 5.4% इन 2023। तो बोला जा रहा है कि एशिया रीजन में जो ग्रोथ है वो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो डिक्लाइन हमें दिखेगा कि एस्टिमेटेड 5.4% जो है 2023 में टू 5.2% इन 2024। ठीक है, ये जो है हमें क्या देखने को मिलेगा कि 5.4% जो है ये एस्टिमेटेड हमें जो है ग्रोथ देखने को मिलेगा। कहां पे, एशिया रीजन में। 2023 में कितना ग्रोथ है, 5.4% ग्रोथ एंड 2024 में 5.2% ग्रोथ। एंड ये ग्रोथ जो है फिर जो है कम होता हुआ दिखेगा 4.8% कहां पे, 2025 में। ठीक है, 4.8% कहां पे, 2025 में। ठीक है, तो एशिया रीजन में जो है ग्रोथ जो है डिक्लाइन होता हुआ हमें दिखेगा। तो ये पॉइंट भी जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है। एवरेज ऑयल प्राइसेस कितना कम होगा, 2.3% जो है कम होगा, ये भी जो है हमें नोट डाउन कर लेना है। बात करें अगर आईएमएफ के बारे में, कब फॉर्म हुआ था, 27 दिसंबर 1945। ये जो है हेडक्वार्टर कहां पे है, वॉशिंगटन डीसी। एमडी कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। जो फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, गीता गोपीनाथ। ठीक है, तो ये जो है याद रखना है, स्टैटिक के तौर पे जो है पूछ सकता है। हेडक्वार्टर, फॉर्मेशन डेट, एमडी, फर्स्ट डेप्यूटी एमडी जो है ये पूछ सकता है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग नेशनल अफेयर्स में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग नेशनल अफेयर्स में। बच्चों अगर सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर यहाँ पे जो है लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग नेशनल अफेयर्स में। नेशनल अफेयर्स में सबसे पहला जो न्यूज है वो क्या है, एक्सरसाइज सदा तांत्रिक। एक्सरसाइज सदा तांत्रिक, ठीक है, ये क्या है, ये इनॉगरल एक्सरसाइज है, यानी कि ये जो है पहली बार हो रहा है, इनॉगरल एक्सरसाइज है। किसके बीच में है, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, ये जो है मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये जो है मिलिट्री एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। किसके बीच में, बिटवीन इंडिया प्लस सऊदी अरेबिया। इंडिया प्लस सऊदी अरेबिया जो है ये हमें देखने को मिलेगा, एक्सरसाइज सदा तांत्रिक। ठीक है, चलो द इनॉग्रल एडिशन ऑफ इंडिया सऊदी अरेबिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, नाम क्या है, सदा तांत्रिक। ठीक है, जो इनॉग्रल एडिशन है किसका, इंडिया सऊदी अरेबिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है, सदा तांत्रिक। स्टार्टेड ऑन 29 जनवरी 2024। ये कब स्टार्ट हुआ, 29 जनवरी 2024 को। कहां पे, एट महाजन राजस्थान। कहां पे, महाजन राजस्थान में। एरिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, कहां पे हुआ है। ठीक है, ये एक्सरसाइज, एक तो ये फर्स्ट एडिशन है तो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, किसके बीच में हुआ है, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। ये जो है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, नाम क्या है, सदा तांत्रिक। कब स्टार्ट हुआ है, 29 जनवरी 2024 को। कहां पे हुआ है, महाजन राजस्थान में। एंड ये कब तक चलेगा, 10 फरवरी तक चलेगा। तो 29 जनवरी से 10 फरवरी तक जो है ये हमें देखने को मिलेगा, ये मिलिट्री एक्सरसाइज देखने को मिलेगा बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। नाम क्या है, सदा तांत्रिक। ठीक है, सदा तांत्रिक कहां पे, महाजन राजस्थान में। द एक्सरसाइज इन्वॉल्व्स सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन फ्रॉम बोथ द रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस। इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से यहाँ पे आर्मी, देखो सऊदी अरेबिया का जो आर्मी है नाम क्या है, रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस एंड द इंडियन आर्मी। इन दोनों के तरफ से जो है हमें यहाँ पे
देखने को मिलेगा। द एक्सरसाइज विल फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी, बॉनहोमी यानी कि दोस्ती, एंड कैमराडेरी बिटवीन ट्रूप्स फ्रॉम बोथ साइड, यानी कि यहाँ पे जो है दोनों कंट्रीज के बीच में जो है एक तो दोस्ती और अमन को जो है यहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा, ऊपर से जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं, जितने भी यहाँ पे जो भी मान लो दोनों कंट्रीज में जो भी अच्छाइयां हैं वो भी जो है दोनों के बीच में जो है शेयर किया जाएगा, ठीक है, इन दिस एक्सरसाइज। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो प्राइमरी एम ऑफ सदा तांत्रिक, इसका जो है जो प्राइमरी एम है वो क्या है, इज टू प्रोवाइड इंटेंसिव ट्रेनिंग टू ट्रूप्स फ्रॉम बोथ नेशन, कि दोनों नेशन के जो ट्रूप्स हैं उसको जो है इंटेंसिव ट्रेनिंग दिया जाए इन एग्जीक्यूटिंग ज्वाइंट ऑपरेशन विद इन सेमी डेजर्ट टेरेन अंडर चैप्टर 7 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर, कि जो सेमी डेजर्ट टेरेन में, ठीक है, राजस्थान का जो सेमी डेजर्ट टेरेन में दोनों कंट्रीज के बीच में जो ट्रूप्स को जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है, टू बोथ द नेशन, उसी का जो है यहाँ पे प्राइमरी एम है, किसका, सदा तांत्रिक का। द एक्सरसाइज फोकसेस ऑन, जो एक्सरसाइज है वो किसके ऊपर फोकस करता है, ऑन शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस इन टैक्टिक्स, टैक्टिक्स में, टेक्निक्स में, एंड प्रोसीजर्स फॉर कंडक्टिंग ऑपरेशंस इन द सब कन्वेंशनल डोमेन। तो बोला जा रहा है कि ये जो एक्सरसाइज है ये किसके ऊपर फोकस करता है, कि जो दोनों कंट्रीज के बीच में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो टैक्टिक्स के लिए दोनों मिलिट्री के बीच में टैक्टिक्स क्या है, उसके साथ साथ जो टेक्निक्स हैं वो क्या है, एंड जो प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, फॉर कंडक्टिंग ऑपरेशंस इन द सब कन्वेंशनल डोमेन। तो दोनों कंट्रीज के बीच में जो है यहाँ पे टेक्नोलॉजी शेयर किए जाएंगे, जो टैक्टिक्स हैं वो भी शेयर किए जाएंगे, यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज होंगे वो भी शेयर किए जाएंगे, ठीक है, जो प्रोसीजर्स यूज किए जाते हैं वो भी शेयर किए जाएंगे। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों कंट्रीज का जो है एक तरीके का ट्रेनिंग होगा थ्रू दिस मिलिट्री एक्सरसाइज। नाम याद रखना है सदा तांत्रिक। पार्टिसिपेंट्स देखो, सऊदी अरेबिया की तरफ से 45 पर्सनल रहेंगे, ठीक है, जो रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से भी 45 पर्सन्स रहेंगे, ठीक है। और ये जो है कौन से ग्रुप के बटालियन ये रहेंगे, फ्रॉम द ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, ठीक है, ये जो है एक जो है मैकेनाइज्ड इन्वेंट्री है, तो ये बटालियन के जो है 35 इंडियन आर्मी के पर्सनल यहाँ पे रहेंगे। नाम याद रखना है, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स एंड रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के 45 पर्सनल रहेंगे, यानी कि टोटल 45 प्लस 45 पर्सनल के बीच में जो है ये एक्सरसाइज होगा। सिग्निफिकेंस क्या है, द एक्सरसाइज विल प्रोवाइड, ये जो एक्सरसाइज है इट विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ द कंटिजेंट टू स्ट्रेंथन देयर बॉन्ड। तो बोला जा रहा है कि ये जो एक्सरसाइज है ये जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा दोनों ही यहाँ पे दोनों ही कंट्रीज को, कि वो जो है दोनों के बीच में जो बॉन्ड है उसको और जो है पक्का बनाया जाए, उसको और जो है स्ट्रेंथन किया जाए। एंड इट विल सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर अचीविंग शेयर्ड सिक्योरिटी, इसके थ्रू जो है जो सिक्योरिटी जो ऑब्जेक्टिव है दोनों कंट्री के बीच में उसको भी शेयर करने में मदद करेगा। उसके साथ साथ जो लेवल ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन है दोनों कंट्रीज के बीच में उसको भी और एनहांस करने में मदद करेगा। एंड उसके साथ साथ जो दोनों कंट्रीज के बीच में जो बायलैटरल रिलेशन है वो जो है और जो है आगे बढ़ेगा, एंड जो है दोनों कंट्रीज के बीच में जो दोस्ती है वो बढ़ाने में ये मदद करेगा, ठीक है। तो ये जो है ये एक्सरसाइज का सिग्निफिकेंस है, ध्यान में रखना है। फर्स्ट एडिशन है सदा तांत्रिक, इसका नाम है, महाजन राजस्थान में होने वाला है, ठीक है, 29 जनवरी से 10 फरवरी तक ये होने वाला है, याद रखना है, ठीक है। चलो बात करेगा सऊदी अरेबिया के बारे में, तो कैपिटल कहां पे है, रियाद में है। हेड ऑफ द स्टेट कौन है, किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद, ये जो है हेड ऑफ द स्टेट है। प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद, ये जो है हेड ऑफ द स्टेट, ये जो है ये पीएम प्राइम मिनिस्टर। करेंसी क्या है, सऊदी रियाल। स्टैटिक में जो है ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे जो न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो यूनाइटेड नेशन का जो वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स हैं उसके लिए इंडिया ने नॉमिनेट किया है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। इंडिया ने यहाँ पे जो है नॉमिनेट किया है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को, कि इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, सॉरी जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नॉट यूएन, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है यहाँ पे नॉमिनेट किया जाए, ठीक है। तो इंडिया ने जो है नॉमिनेट किया है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को जो है यहाँ पे नॉमिनेट किया है। इंडिया हैज नॉमिनेटेड ये मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, जो क्या है 12 फोर्ट का नेटवर्क है अक्रॉस महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो 12 फोर्ट्स को यहाँ पे चुना गया है, इनमें से एक जो है तमिलनाडु से है, बाकी 11 जो है
महाराष्ट्र से है, उसको चुना गया है ताकि उसको यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो है उसको रखा जाए अंडर द कैटेगरी ऑफ कल्चरल साइट। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कौन सा कैटेगरी के अंडर में रखा जाएगा, अंडर द कैटेगरी ऑफ कल्चरल साइट। मित्तपल्ली स्वराज, हाय, ठीक है, कैसा लग रहा है सेशन जरूर बताना, ठीक है। सो दीज फोर्ट्स शोकेसेस द स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पावर्स ऑफ मराठा रूल। ये जो है मराठा जो रूल है, ठीक है, उसका जो है स्ट्रेटेजिक जो यहाँ पे जो पावर है उसको शोकेस करता है। तो ये जो है हेरिटेज साइट के तौर पे कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये 12 यहाँ पे जो फोर्ट्स हैं फ्रॉम महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, इसको भी इंक्लूड किया जाए, उसी के लिए इंडिया ने यहाँ पे जो है नॉमिनेशन फाइल किया है। The 12 components under this nomination are, देखो महाराष्ट्र से कौन है, सालहेर फोर्ट, शिवनेरी, लोहागढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग एंड सिंधुदुर्ग, ये जो है महाराष्ट्र से रहेगा। एंड जो जिंजी फोर्ट है तमिलनाडु में, तो सब मिला के 11 + 1 12 फोर्ट्स को जो है यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अंडर द कैटेगरी ऑफ कल्चरल साइट्स। कौन से कैटेगरी के अंडर में, कल्चरल साइट्स के कैटेगरी के अंडर में। अगर बात करें यूनेस्को के बारे में, डायरेक्टर जनरल कौन है, ऑड्रे अजूले। याद रखना है यूनेस्को का जो है डायरेक्टर जनरल डीजी कौन है, ऑड्रे अजूले। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1945 एंड उसका कामकाज कब से स्टार्ट हुआ, 1946 से, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो है भूपेंद्र यादव ने जो है यहाँ पे एक रिपोर्ट रिलीज किया है। रिपोर्ट का नाम क्या है, द स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया, ठीक है। ये रिपोर्ट का नाम क्या है, द स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया। ये रिपोर्ट किसने यहाँ पे लॉन्च किया है, भूपेंद्र यादव ने यहाँ पे जो है इसे रिलीज किया है, ठीक है। एक बात बताओ, ये जो भूपेंद्र यादव है ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये जो भूपेंद्र यादव है ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसने जो है एक रिपोर्ट निकाला है, रिपोर्ट का नाम क्या है, द स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया। ये रिपोर्ट जो है इसने निकाला है। क्या बोला जा रहा है कि द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, नाम क्या है, श्री भूपेंद्र यादव। श्री भूपेंद्र यादव रिलीज द रिपोर्ट, नाम इंपॉर्टेंट बन जाता है, स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया, स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया। ये जो है रिलीज किया है ड्यूरिंग नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ मीटिंग, जो कहां पे हुआ, न्यू दिल्ली में। अभी इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है कि किसने रिलीज किया, तो भूपेंद्र यादव, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। नाम क्या है, स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया। कहां पे रिलीज किया है, ड्यूरिंग नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ मीटिंग। कहां पे ये हुआ है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ मीटिंग, न्यू दिल्ली में ये हुआ है। द स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन इन जो असेसमेंट हुआ है इन इंडिया प्रोग्राम इज अ फर्स्ट एवर साइंटिफिक स्टडी। ये जो है पहली बार ऐसा कोई साइंटिफिक स्टडी हुआ है, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ये एक जो है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके साथ साथ द एक्सरसाइज रिपोर्टेड 719 लेपर्ड्स इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कितने स्नो लेपर्ड्स हैं इंडिया में, 718। नोट डाउन कर लेना, कितने स्नो लेपर्ड्स हैं इंडिया में, 718 जो है यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स हैं इंडिया में। एंड इट वाज कंडक्टेड फ्रॉम 2019 टू 2023, 2019 से 2000 यहाँ पे जो है 23 तक इसको जो है इस सर्वे को जो है कंडक्ट किया गया। एंड 2019 से 2023 के बाद जो यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आया उसी को जो है प्रेजेंट किया गया यहाँ पे इन द नेम ऑफ स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया। कहां पे, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ मीटिंग जो दिल्ली में हुआ था, वहां पे जो है प्रेजेंट किया गया बाय भूपेंद्र यादव, हु इज द मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्लियर है। चलो, नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड्स याद रखना 718। एम ऑफ द रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का एम क्या है, द स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया, जिसे स्पाई प्रोग्राम कहा जाता है, इज अ फर्स्ट एवर साइंटिफिक एक्सरसाइज दैट रिपोर्टेड द पॉपुलेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स। इसे जो है ये जो है पहला ऐसा जो है रिपोर्ट है, तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो प्रोग्राम है इसे कौन कंडक्ट किया था, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII,
उसके साथ और भी दो बॉडीज जो है इसमें इंक्लूडेड थे। एक तो मेन जो था WII था, ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसको जो है कंडक्ट किया। उसके साथ साथ और भी दो बॉडीज इंक्लूडेड थे। तो देखो इसके साथ और भी जो है दो कंजर्वेशन पार्टनर्स थे, जैसे सबसे पहला द नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, जो नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन वो भी इसके साथ था, ठीक है, जो कि मैसूर कर्नाटका में है, एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF इंडिया, ये दोनों भी जो है इसके साथ शामिल था। एंड इन तीनों ने मिलकर जो है इस प्रोग्राम को यहाँ पे कंडक्ट करवाया है। The report mentions the need for establishing a dedicated snow leopard cell। तो बोला जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट है इसमें मेंशन किया जा रहा है कि एक डेडिकेटेड जो है यहाँ पे स्नो लेपर्ड सेल जो है यहाँ पे बनाया जाएगा अंडर यहाँ पे WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, which is under मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ध्यान में रखना कि इसमें जो है ये कहा गया है कि एक जो है यहाँ पे स्नो लेपर्ड सेल बनाया जाएगा एट WII यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, किसके अंडर में ये आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसका प्राइमरी फोकस क्या रहेगा, ऑन लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन मॉनिटरिंग सपोर्टेड बाय वेल स्ट्रक्चर्ड स्टडी डिजाइन एंड कंसिस्टेंट फील्ड सर्वे, जिसके ऊपर मेन फोकस क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन मॉनिटरिंग जो है इसका मेन फोकस रहेगा। उसके साथ साथ वेल स्ट्रक्चर्ड डिजाइंस एंड कंसिस्टेंट फील्ड सर्वे होगा कि कैसे हम लोग जो है क्या कर पाए, कंजर्वेशन कर पाए ऑफ स्नो लेपर्ड्स, क्योंकि स्नो लेपर्ड्स को कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका नंबर जो है धीरे धीरे कम होता जो है ये जा रहा है। फॉर द सेम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कैन कंसीडर अडॉप्टिंग अ पीरियडिक पॉपुलेशन एस्टिमेशन अप्रोच एवरी 4th ईयर इन द स्नो लेपर्ड रेंज। की जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है ये जो है ये क्या कर सकता है, एक पीरियोडिक पॉपुलेशन एस्टिमेशन अप्रोच, यानी कि हर 4 साल में जो है यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स का जो नंबर्स हैं ये हर एक स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो है इसको जो है एस्टिमेट कर सकता है, ये भी जो है यहाँ पे कहा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है कि की पॉइंट्स यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसमें क्या कहा जा रहा है कि देखो ये जो यहाँ पे जो असेसमेंट हुआ, ठीक है, इसमें जो है ओवर 70% ऑफ द स्नो लेपर्ड को जो है यहाँ पे कवर अप किया गया है, यानी कि यहाँ पे जो नंबर हमें जो देखने को मिला है, ठीक है, इसमें जो है ऑलमोस्ट हमें 70% ऑफ द स्नो लेपर्ड जो है यहाँ पे कवर हुआ। इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली 1,20,000 किलोमीटर का जो है रेंज यहाँ पे कवर किया गया है। कौन कौन से जगह को कवर किया गया है, देखो लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर एंड स्टेट्स सच एज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इसको जो है यहाँ पे कवर अप किया गया है। तो स्टेट्स में जो है 4 स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। यूटीज में लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर याद रखना है, यूटीज में 2, स्टेट्स में 4। The exercise was conducted using a 2-step framework. Firstly, the snow leopard spatial geographical distribution was evaluated through an occupancy based sampling approach in the potential distribution range। यानी कि सबसे पहले क्या देखा गया कि ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ठीक है, ये जो स्नो लेपर्ड है ये कहाँ कहाँ जो है फैला हुआ है, कहाँ कहाँ में मिलता है, वो अप्रोच से जो है सबसे पहले आगे बढ़ा गया। स्नो लेपर्ड साइंस वर रिकॉर्डेड बाय सर्वेइंग 13,450 किलोमीटर ऑफ ट्रेल्स एंड कैमरा ट्रैप्स वर डिप्लॉयड एट 1971 लोकेशन। इतने जगह में जो है कैमरा ट्रैप्स लगाए हुए थे फॉर 1,80,000 ट्रैप नाइट्स। अ टोटल ऑफ 241 यूनिक स्नो लेपर्ड्स वेयर फोटोग्राफ्ड। तो बोला जा रहा है कि 241 यूनिक स्नो लेपर्ड को जो है यहाँ पे पाया गया है थ्रू दिस कैमरा ट्रैप्स जो लगाया गया था एट 1971 लोकेशन। द स्नो लेपर्ड ऑक्यूपेंसी वाज रिकॉर्डेड इन 93,392 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है, 93,392 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जो है हम लोग क्या देखने को मिला, स्नो लेपर्ड ऑक्यूपेंसी देखने को मिला विद एन एस्टिमेटेड प्रेजेंस ऑफ 1,0841 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, इतना जगह में जो है हम लोगों को ये स्नो लेपर्ड देखने को मिला। सेकेंडली, स्नो लेपर्ड अबंडेंस वाज एस्टिमेटेड। सबसे पहले हम लोगों ने देखा स्पेशियल टेक्नोलॉजी से जो है उसको देखा गया कि वो कहां कहां पाया जाता है। सेकंड कौन सा अप्रोच लाया गया, स्नो लेपर्ड अबंडेंस वाज एस्टिमेटेड यूजिंग कैमरा ट्रैप्स। कैमरा ट्रैप से भी जो है आइडेंटिफाई किया गया कि कहां कहां पे जो है स्नो लेपर्ड हमें देखने को मिलेगा। बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन वाज 718 स्नो लेपर्ड एंड ये जो है ऑलमोस्ट 70% है।
ठीक है, ऑलमोस्ट 70% है, हम लोग बोल सकते हैं। जिसमें से लद्दाख में 477 पाया गया, उत्तराखंड में 124 पाया गया, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 एंड जम्मू एंड कश्मीर में 9 स्नो लेपर्ड हमें देखने को मिला। सबसे ज्यादा कहां पे देखने को मिला? लद्दाख। नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है कि 718 जो स्नो लेपर्ड है उसमें सबसे ज्यादा कहां पे देखने को मिला? लद्दाख में देखने को मिला 477 स्नो लेपर्ड। बिफोर 2016 यानी कि 2016 से पहले अप्रोक्सीमेटली 1/3 दैट इज अराउंड 1,347 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ द रेंज received minimal research attention which was just 5% in areas like Ladakh, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। सिर्फ जो है इन्हीं एरियाज में जो है यहाँ पे जो है उसके ऊपर काम किया जा रहा था, बट फिर भी जो है जितना एरिया कवर किया गया है उसका सिर्फ 5% एरिया को ही जो है ध्यान में रखा गया था। रिसेंट स्टेटस सर्वेस हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइडिंग प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन फॉर 80% ऑफ द रेंज, ठीक है, कंपेयर्ड टू 56% इन 2016। तो अब जाके जो है उस एरिया को जो है बढ़ा दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है कि किसने जो है इस रिपोर्ट को निकाला है? भूपेंद्र यादव। रिपोर्ट का नाम क्या है? कहां पे इसे रिलीज किया गया? कितने नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड्स को यहाँ पे पाया गया है? 718। एंड कौन कौन से स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में जो ये देखने को मिला? 2 यूनियन टेरिटरी एंड 4 स्टेट्स में देखने को मिला। उसमें से सबसे ज्यादा जो है लद्दाख में है, 477 स्नो लेपर्ड देखने को मिला। ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करें अगर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यूनियन मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है अश्विनी कुमार चौबे। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है स्पोर्ट्स का कैटेगरी। चलो नेक्स्ट जो स्पोर्ट्स कैटेगरी में हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा न्यूज हमारे सामने है आज। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इसमें जो है एक इंडियन को भी मिला है। नाम क्या है? रोहन बोपाना। रोहन बोपाना ने जो है यहाँ पे 2 जो है यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए हैं। रोहन बोपाना को जो है यहाँ पे जीत मिला है ऑस्ट्रेलियन ओपन में। ठीक है, 2 रिकॉर्ड इसने किया है, ध्यान में रखना है। सबसे पहला रिकॉर्ड क्या है कि ओल्डेस्ट इंडिविजुअल टू विन ग्रैंड स्लैम डबल्स टाइटल। ओल्डेस्ट इंडिविजुअल क्यों? क्योंकि रोहन बोपाना का एज कितना है? 43 इयर्स। एंड सेकंड रिकॉर्ड क्या है कि ओल्डेस्ट प्लेयर टू बी वर्ल्ड नंबर वन इन डबल्स। ठीक है, डबल्स कैटेगरी में मेंस सेक्शन में सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर अगर कोई बना है वो है रोहन बोपाना। एंड ओल्डेस्ट इंडिविजुअल जिसने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है, ठीक है, डबल्स में, वो कौन है? रोहन बोपाना। क्लियर है? वो कौन है? रोहन बोपाना। तो इसीलिए जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो इंपॉर्टेंट कौन कौन से प्लेयर्स हैं यहाँ पे? जानिक सिनर इटाली के। आज का एडिटोरियल का सेशन भी इसी के ऊपर था, इन डिटेल में जो है वहां पे मैंने समझाया है। ठीक है, तो वहां पे जाके आज एडिटोरियल का सेशन भी तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, सो जानिक सिनर ऑफ इटली वन द मेन सिंगल्स टाइटल। कहां से बिलोंग करते हैं इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछता है बच्चों मेनली। उसका नाम अभी जो है नाम नहीं पूछेगा, वो कौन से कंट्री से बिलोंग करता है वो पूछ लेगा। ठीक है, तो जानिक सिनर इटली के, वो जो है यहाँ पे मेन सिंगल्स टाइटल में जो है इसको मिला है। ये जो है 22 साल का लड़का है, ये 22 साल का लड़का है। उसके साथ साथ साबालेंका बेलारूस का, वो भी जीता है वुमेन सिंगल टाइटल। ये जो है 25 साल की है, बेलारूस की है। ठीक है, एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन कहां पे हुआ था? रॉड लेवर एरेना मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में। इंपॉर्टेंट बन जाता है।
उसके साथ साथ इंडिया का रोहन मचंदा बोपाना यानी कि रोहन बोपाना, उसको भी मिला है, वो क्या बन गया है, ओल्डेस्ट मैन एट 43 years 329 days to win a Grand Slam after he and his partner मैथ्यू एबडन। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, उसका पार्टनर का नाम, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है उसका पार्टनर का नाम क्या है एंड उसका पार्टनर कहां से बिलोंग करता है। उसका पार्टनर जो है ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है, नाम क्या है, मैथ्यू एबडन won the men's doubles title at Australian Open। इन दोनों ने जो है मेंस का डबल टाइटल जीत लिया है एंड ये जो है ओल्डेस्ट मैन टू विन द ग्रैंड स्लैम ये जीत चुका है रोहन बोपाना। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 है ये कितना नंबर एडिशन था, 112 नंबर एडिशन था, ठीक है, ध्यान में रखना ये कितना नंबर एडिशन था, 112 नंबर ये एडिशन था ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन का 112 नंबर एडिशन था, द 56th इन द ओपन एरा एंड द फर्स्ट मेजर ग्रैंड स्लैम of the year 2024 was held from 14 to 28 January 2024। ठीक है, कब से कब तक हुआ, 14 to 28 जनवरी 2024 में जो है हमें देखने को मिला। एंड याद रखना ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट में। याद रखना इसे जो है खेला जाता है हार्ड कोर्ट में। टेनिस जो है इसमें 3 कोर्ट्स होते हैं टेनिस में, एक जो है हार्ड कोर्ट, दूसरा जो है क्ले कोर्ट, तीसरा जो है ग्रास कोर्ट। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है हार्ड कोर्ट में। ठीक है, ध्यान में रखना कितना नंबर एडिशन था ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, 112 नंबर एडिशन। और क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है, मेंस का सिंगल में किसने जीता है, जैनिक सिनर इटाली के, देन साबालेंका बेलारूस के, ये जो है वोमेन का सिंगल में जीती है। एंड जो मेंस का डबल टाइटल में इंडिया का रोहन बोपाना, उसका जो पार्टनर था मैथ्यू एबडन, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, देन ये जो है पूरा चार्ट है, ये जो है ये पूरा चार्ट है। ठीक है, कि किस किसने जीता है। मेंस का सिंगल जीता है जैनिक सिनर इटली का, वोमेन का सिंगल जीता है एरिना साबालेंका, मेन का डबल जीता है रोहन बोपाना एंड मैथ्यू एबडन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, एग्जाम में पूछ सकता है, उसका पार्टनर का नाम तो जरूर याद में रखना है। वोमेन का डबल जीता है सीए शू वे ताइवान की एंड एलिसे मर्टेंस बेल्जियम की। मिक्स डबल्स जीता है सीए शू वे अगेन, ये जो है ताइवान की, एंड जैन जियलेंस्की पोलैंड की। ये दोनों ने जो है यहाँ पे मिक्स डबल्स जीत लिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं कि रोहन बोपाना एंड मैथ्यू एबडन डिफीटेड किसको हराया है, ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। सिमोन बोलेली एंड एंड्रिया बाबासोरी इन द फाइनल्स ऑफ द मेंस डबल। बोपाना ने 61 अटेम्प्ट लिया है विद 19 डिफरेंट पार्टनर्स टू विन हिज फर्स्ट मेंस डबल्स ग्रैंड स्लैम। इसने जो है जिंदगी में सबसे पहला जो है यहाँ पे डबल्स ग्रैंड स्लैम जो है यहाँ पे जीत लिया है। उसके लिए उसने कितना अटेम्प्ट लगाया है, 61 अटेम्प्ट। तो इसी से बच्चों ये तो पता चल रहा है कि हम लोगों को हार नहीं मानना है, हम लोगों को जो है अपना जो काम है उसे करते रहना है। जिंदगी में कभी ना कभी तो हम लोगों को सफलता जरूर मिलेगा। ठीक है, सो दिस मार्क्स बोपन्ना's सेकंड ग्रैंड स्लैम टाइटल फॉलोइंग हिज रोलैंड गारो, ठीक है, फ्रेंच ओपन मिक्स डबल्स विक्ट्री अलोंग विद गैब्रिएला डैब्रोस्की इन 2017। ये जो है सेकंड ग्रैंड स्लैम टाइटल है बोपाना का। इसके पहले जो मिला था वो मिला था मिक्स्ड कैटेगरी में। मिक्स्ड का मतलब क्या, जहाँ पे मेल फीमेल दोनों खेलते हैं, मेन वोमेन दोनों वहां पे जो है पार्टिसिपेट करते हैं। एंड ये क्या है, ये मेंस में जो है ये जीता है। ठीक है, तो इसके पहले जो है उसने जीता था फ्रेंच ओपन, ठीक है, 2017 में, जो रोला गारो में खेला जाता है। ठीक है, मिक्स्ड कैटेगरी में जो है उसने जीता था। रोहन बोपाना ऑल्सो बिकेम द ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 इन द पेपरस्टोन एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल मेंस डबल्स एट 43 इयर्स। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ओल्डेस्ट नंबर 1 बना है एंड ओल्डेस्ट मेंस प्लेयर टू विन अ ग्रैंड स्लैम, ये दोनों। ठीक है, सो दिस मार्क्स मैथ्यू एबडन थर्ड ग्रैंड स्लैम टाइटल। उसका जो पार्टनर था मैथ्यू एबडन, उसने कितना बार ग्रैंड स्लैम जीता है, तीसरी बार ये जो है ग्रैंड स्लैम जीता है। सबसे पहला उसने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था 2013 में एंड विंबलडन उसके बाद जीता है 2022 में। ठीक है, विंबलडन कहाँ पे, यूएस में जो है खेला जाता है। ठीक है, उसको जो है 2022 में जीता था। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें, प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज, कैपिटल है कैनबेरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है रैंक्स एंड इंडाइसेस यानी कि इंडिया का रैंकिंग किसमें है, करप्शन में जो है
एक रिपोर्ट निकाला है, उसमें इंडिया का रैंकिंग कितना है, चलो देख लेते हैं। इंडिया रैंक्स 93 इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 कि कंट्री में कितना जो है करप्शन है पब्लिक सेक्टर में, ठीक है, कितना करप्शन है पब्लिक सेक्टर में, करप्शन इन पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी सेक्टर में, उसको डिनोट करता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023। उसमें इंडिया का रैंक कितना है, 93। इंडिया का जो है रैंक थोड़ा सा डिग्रेड हुआ है इसमें, ठीक है, इंडिया का रैंक जो है 93 हमें दिख रहा है। देखो ये जो रिपोर्ट है ये कौन निकालता है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है, रिलीज इट्स 2023 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इसने जो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 का इसने रिलीज किया है, जहां पे इंडिया का रैंक कितना है, 93 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। 180 कंट्रीज में इंडिया का रैंक कितना है, 93 यानी कि 93 है, विद एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 39। जहां पे क्या है, ओवरऑल स्कोर कितना रहा है, इंडिया का 39 रहा है। लास्ट ईयर इंडिया का स्कोर कितना था, 40 था, एंड इंडिया का रैंक कितना था, 85 था। इस साल जो है इंडिया का रैंक देखो 2022 में रैंक था 85, अभी जाके ये रैंक हो गया है 93, ठीक है, 2023 में। तो इंडिया का रैंक जो है डिग्रेड हुआ है करप्शन के तौर पे, ठीक है, 180 कंट्रीज में जो है इंडिया का रैंक जो है डिग्रेड हुआ है। सबसे ऊपर कौन है, डेनमार्क है, यहाँ पे जो है करप्शन कम है, तो डेनमार्क सबसे ऊपर है विद स्कोर ऑफ 90, ठीक है, डेनमार्क का स्कोर कितना है, 90, जहां पे इंडिया का स्कोर है 39। इट इज फॉलोड बाय फिनलैंड, सेकंड में फिनलैंड आता है, स्कोर है 87। उसके बाद आता है न्यूजीलैंड, स्कोर कितना है, 85 स्कोर है। तो इंडिया जो है करप्शन के मामले में जो है इंडिया का रैंक अभी जो है खराब है। इंडिया स्कोर एंड रैंक इज शेयर्ड बाय कजाकिस्तान। तो इंडिया का जो रैंक है, ठीक है, यहाँ पे 93, उस सेम रैंक पे कौन कौन से यहाँ पे कंट्रीज हैं, यानी कि इन लोगों का स्कोर भी सेम है, ठीक है, 39। सो कजाकिस्तान, लेसोथो एंड मालदीव्स, इन लोगों का स्कोर भी जो 39 है एंड सेम 93rd रैंक पे ये आते हैं। It should be noted that the global average for CPI remained stagnant at 43, ठीक है, जो ग्लोबल एवरेज है इंडिया का कितना 39 है, बट जो ग्लोबल एवरेज है वो कितना है 43 है फॉर 12th कंसेक्यूटिव ईयर की लास्ट 12 सालों से ये जो है 43 में ही स्टैग्नेंट है, ठीक है, एवरेज जो है 43 में ही स्टैग्नेंट है। ये जो है कंट्रीज के जो है यहाँ पे रैंकिंग से अलॉन्ग विद द स्कोर, सबसे पहला डेनमार्क 90 स्कोर, देन फिनलैंड 87, न्यूजीलैंड 85, नॉर्वे 84, सिंगापुर 83। पहला 5 का नाम तो याद रखना ही है, पूछ सकता है। उसके साथ साथ इंडिया का रैंक यहाँ पे ध्यान में रखना है। इंडिया के साथ साथ कजाकिस्तान, लेसोथो एंड मालदीव सेम पोजीशन पे है, उन लोगों का स्कोर कितना 39। एंड लास्ट में 180 नंबर जो कंट्री है, यानी कि यहाँ पे करप्शन सबसे ज्यादा है, कौन सा कंट्री में, सोमालिया, स्कोर कितना है 11, ठीक है, ध्यान में रखना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इंडिया का 93 एंड लास्ट में जो है सोमालिया आ जाता है। अगर बात करें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में, ये क्या है, ग्लोबल कोalition है अगेंस्ट करप्शन, ये जो है करप्शन के अगेंस्ट में काम करता है। इसका सीईओ कौन है, डैनियल एरिक्सन। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बर्लिन जर्मनी में जो है इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो बच्चों आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। बताना आज का सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं इंस्टेंटली वहां पे जो है रिप्लाई कर दूंगा। तो आज का सेशन इतना ही तो रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।